नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सीएए और एनआरसी को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे देश में फैल चुके हैं। शाहीन बाग अपने आप में एक तरह का प्रतीक बन गया है प्रतिरोध का, आंदोलन का। लेकिन जो कहानी अधूरी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश की, जहां शुरुआती दिनों में दिसंबर के तीसरे हफ्ते में हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन हुए। सैकड़ों हजारों की तादाद में वहां लोग सड़कों पर उतरे, नारेबाजी हुई और फिर जिस तरह से पुलिस ने जिस बेरहमी और अमानवीय तरीके से जो लोगों को मारा पीटा, उन्हें जेल में डाला, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई इस पूरे क्रैकडाउन में और अभी भी लोग इन हालात से उबर नहीं पा रहे हैं। इन्हीं विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि एक्टिविस्ट थे, कुछ टीचर्स थे, कुछ ऐसे भी थे जो फॉर्मर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स थे, उन तक को नहीं बख्शा गया। योगी आदित्यनाथ की पुलिस के जरिए उन्हें जेल में डाला गया। ऐसे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम ये समझेंगे कि आखिर ये पूरी जो पुलिस दमन की कहानी है, जो सरकारी जुल्म की ये कहानी है, इसको हम कैसे समझें और उत्तर प्रदेश में फिलहाल सीएए और एनआरसी को लेकर किस तरह के हालात हैं। क्यों वो लोग जो हजारों की तादाद में सड़कों पर नजर आ रहे थे, कहाँ गए अचानक वो लोग, और उन परिवारों का क्या हो रहा है जिनके जो लोग हैं, जिनके सदस्य अभी भी जेल में बंद हैं। मेरे साथ सदफ जाफर मौजूद हैं, जो कि एक्टिविस्ट हैं, एक्टर भी हैं और कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन भी हैं उत्तर प्रदेश में। 19 तारीख को इनको एक प्रदर्शन के दौरान, आपने देखा होगा शायद वो वीडियो भी, जिसमें ये फेसबुक लाइव कर रही थी, फेसबुक के जरिए प्रदर्शन को लाइव दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसी लाइव के दौरान पुलिस ने इनको हिरासत में लेने की कोशिश की, इनको अरेस्ट करने की कोशिश की। ये सवाल उठा रही थी पुलिस से। अभी ये आप स्क्रीन पर वीडियो भी देख पाएंगे, जिस वीडियो में आपको पता चल रहा है कि कितने नाटकीय, कितने ड्रामेटिक अंदाज से इनका अरेस्ट हुआ। एक तरह से लाइव अरेस्ट जिसे हम कह सकते हैं वो हुआ। सदफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे, उन तमाम हालात को समझेंगे। जेल में गुजारे वो 20 दिन हम जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक महिला के साथ पुलिस के जरिए बेहद अमानवीय तरीके से मारपीट की गई। सदफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी तमाम संवेदनाएं आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं। जो कुछ आपको सहना पड़ा, हम सब पत्रकार, तमाम लोग, भारत की पूरी जनता इस बात को देख रही थी कि कैसे एक महिला जो एक माँ भी है, उसको सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए इस सब हालात का सामना करना पड़ा। मुझे बताइए कि सब कुछ कैसे हुआ 19 तारीख को। हम लोग बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस शुरू में जो थी वो लाठियां दिखा के जो नए प्रोटेस्टर्स थे, जो शायद पहली बार निकल के आए थे, उनको डरा रही थी। तो हमने और हमारे साथियों ने, और जो लेडीज़ थी, हमने एक ह्यूमन चेन बना ली। हमने लोगों से कहा कि आइए आप इसमें बैठिए, हम एक बॉक्स जैसा बना लेते हैं ताकि आपको जो है वो पुलिस ना भगाए, क्योंकि हम महिलाएं हैं, हम पे लाठी नहीं भांजी जाएगी। आगे दिन बीतने के बाद हमारे साथ क्या होगा, हम बिल्कुल बेखबर थे उससे। उसके बाद अचानक से कहीं से आर्सनिंग हुई। यहाँ पे अरफा, मैं एक चीज़ को बहुत वाज़ेह करना चाहती हूँ कि जब ये आर्सनिंग होना शुरू हुई और स्टोन पेल्टिंग, आगजनी हुई और जब स्टोन पेल्टिंग शुरू हुई, पत्थरबाजी शुरू हुई, तो ये लोग सारे लोग एक यूनिफॉर्म में आए थे। और जहाँ पे हम लोग बैठे थे वहाँ पे एक गोल परिवर्तन चौक जो है, वहाँ पे उस चौराहे पे कहीं आसपास इतनी बड़ी मुस्लिम तादाद नहीं है और 144 धारा लागू थी, जहाँ पे आम लोगों को नहीं बैठने दिया जा रहा था। वहाँ पे कैसे इतने सारे लोग इतने बड़े बड़े पत्थर लेकर आ गए और उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया, ये बहुत हैरान करने वाली बात थी। आपको लग रहा है कि प्रायोजित हो सकता है ये? मैं शक है, बिल्कुल शक है। उसके बाद मैं और भाई अम्बेडकर एक तरफ से भागे और हम लोग एक तरफ जाके खड़े हो गए। वहाँ पे एक मीडिया कर्मी को चोट लगी थी। मुझे लगा कि मुझे उन्हें फ़र्स्ट एड देनी चाहिए, मेरे पास पानी था, तो आई ट्राई टू गिव हिम फर्स्ट एड, उनको हमने भेज दिया। फिर हम लोग वहीं पे खड़े हो गए और मैं वीडियो लाइव करने लगी, क्योंकि हम लोग एक तिकोने में खड़े थे जहाँ एक तरफ बैरिकेडिंग थी और दो तरफ से आर्सनिंग हो रही थी। बीचों बीच जो है वो लोग इसी आर्सनिंग के दौरान नमाज़ पढ़ने लग गए, जबकि ना वो ज़ोहर का वक्त था ना असर का वक्त था। तो कैसे बीच वक्त में नमाज जमात में पढ़ रहे थे, वो भी बड़ी हैरान करने की बात थी। उस पर मैंने रिकॉर्ड वो भी किया। कुछ ऑफलाइन वीडियोस थे, कुछ ऑनलाइन वीडियोस थे। ऑनलाइन वीडियोस जो लाइव थे वो जाते रहे लोगों के पास। ऑफलाइन वीडियोस पुलिस ने जब फ़ोन कन्फिस्केट किया तो उसको डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद जब चीज़ें खामोश हो गई, शांत हो गई, तो मैं और भाई अम्बेडकर आम लोगों की तरह पुलिस के बीचों बीच बिल्कुल निडर तरीके से वीडियोस बनाते हुए, हम दोनों ये भी वीडियो बना रहे थे, हम लोग निकलते हुए बीच से गए। और अचानक पुलिस ने इनसे कहा कि क्यों ठंडक पड़ गई। ये बाकायदा वीडियो में है मेरे रिकॉर्डेड। और उसके बाद मुझसे कहा आप भी चलिए।
और उसके बाद मुझे सड़क के किनारे ले जाने लगे और भाई अम्बेडकर को पीटने लगे लाठियों से। उसके बाद जब सड़क के किनारे ले जाए थे, मैंने कहा मैं कोऑपरेट कर रही हूँ आपके साथ, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? लेकिन वो मेरे पैरों पे मारने लगे। मुझे डर था फ़ोन तोड़ देंगे, मैंने फ़ोन लॉक करके जेब में रखा। वो लगातार पैरों पे मारते हुए मुझे सड़क के किनारे ले गए हमें, और फिर मुझसे कहा कि बैठो। मैंने कहा मेरे घुटने में दर्द है, मैं बैठ नहीं सकती। तो मुझे तमाचा मारा, चश्मा गिर गया। मैंने झुक के चश्मा उठाने की कोशिश करी तो मुझे धक्का दिया, मैं चारों हाथ पैर पे गिर गई। और उसके बाद लाठियाँ भाजने लगे। उस पे किसी ने कहा आपका हाथ टूट जाएगा, हाथ दबा लीजिए पेट के नीचे। तब तक मैंने देखा कि भाई अम्बेडकर के सर के ऊपर एक हेलमेट मारा गया जो 3 टुकड़े हो गया था, और इनको होश नहीं था। और उस आलम में हमें फिर वो पीटते रहे 5-7 बेटन, तब वहाँ मारे। फिर महिला थाने ले गए, वहाँ महिला पुलिसकर्मियों ने मारा। एक महिला पुलिसकर्मी कांस्टेबल की बाइक जल गई थी, उसने नाखूनों से मेरा मुंह नोचा, और ये कहते हुए नोचा कि मैं तेरा खून काढ़ूंगी। उसने मेरे नाखूनों से मुंह नोचा, जिसके निशान मैंने मेडिकल में दिखाने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि पुराने निशान हो सकते हैं, पता नहीं आप तुम लोग क्या क्या करके आती हो बाहर। मेरे हाथ नोचे, मेरे बाल नोचे, मुझे थप्पड़ मारे। उसके बाद कई और पुलिसकर्मियों ने, और जैसे जैसे नाम पता चलता जाता था कि मेरा नाम सदफ जाफ़र है, वो लगातार कह रहे थे कि यहाँ की खाते हो और जिस तरह की वहाँ की ये करते हो, पाकिस्तानी हो तुम लोग, दुनिया की बातें। सदफ, अगर आपका नाम सदफ नहीं होता, साक्षी होता, आपकी कई पहचान है, आप एक महिला हैं, एक मुस्लिम हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी से भी आपका एसोसिएशन है, आपको लगता है कि ये हमला आपके ऊपर ज़्यादा इस वजह से किया गया चूँकि आपकी मुस्लिम आइडेंटिटी थी, या उस वक्त ये मायने नहीं रखता था? उस वक़्त ये मायने नहीं रखता था, क्योंकि भाई अम्बेडकर भी थे मेरे साथ और भी लोग थे। तो वो इतना मैटर बाद में, मेरी इमीडिएट आइडेंटिटी धीरे धीरे वाज़े होने लगी, लोगों को समझ में आने लगा। जब मुझे पीट के लाया जा रहा था तब उन्हें नहीं पता था कि वो सदफ जाफ़र को ला रहे हैं। तो मैं कुछ भी हो सकती थी। और लेकिन ये था कि मतलब आज के तारीख़ में योगी जो हैं वो संविधान है, मोदी संविधान है। अगर आप उनकी किसी भी नीति के ख़िलाफ़ सवाल उठा रहे हैं तो आप देशद्रोही हैं। और ऑफ़ कोर्स वो तो करेला, वो भी नीम चढ़ा है कि आप उस पर से मुसलमान हैं, उस पर से बोलने वाली मुसलमान हैं, तो इसलिए आपके ऊपर जुल्म का डिग्री बढ़ सकती है। तो वो जुल्म की डिग्री बढ़ी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब उस वक़्त जब मुझे उठाया गया, मैं गलत नहीं बयानी करूँगी कि मुझे मुसलमान के तौर पे नहीं उठाया कोई गया। भी हो सकती थी, मुझे हाँ। देख के लगता भी नहीं जो भी है। नारेबाजी कर रहा हाँ, था, मतलब वो जो टिपिकल स्टीरियोटाइप सिंबल्स हैं मैं नहीं करती हूँ। हिजाब नहीं पहनती हैं हिजाब आप, नहीं हाँ। पहनती हूँ, या मेरे बोल चाल में नहीं अंदाज़ा लग रहा होगा आप बिंदी कि भी लगाती हैं, मैंने मैं देखा बिंदी है। भी लगाती उस वक्त हूँ। लगाई थी आपने नहीं, उस बिंदी? वक़्त नहीं लगाई थी मैंने। फिर उसके बाद पीटते रहे। फिर मैंने कहा भाई मुझे फ़ोन दे दो या फ़ोन करवा दो। जब देर रात होने लगी तो उन्होंने कहा फ़ोन मैडम के पास है, मैडम आके देंगी। मैडम तो आई नहीं, फिर सुना 8 बजे चली गई घर। उसके बाद मुझे 10-11 बजे बुलाया गया, झूठ बोल के बुलाया गया कि मुझे आईजी बुला रहे हैं। तो मैं उनसे ये सोच के गई कि एक सीनियर रैंक का ऑफिसर है, वो ह्यूमेन होगा। हो सकता है कि मैं डिटेंशन में हूँ, छोड़ दी जाऊँ। हो सकता है मुझे अरेस्ट कर लिया हो तो मेरे घर फ़ोन करने के लिए मैं कह सकूँ, रिक्वेस्ट कर सकूँ कि आप एक फ़ोन कर दें, मुझे ना दें फ़ोन, आप कर दें। मैं दहलीज़ के अंदर भी नहीं गई थी, वो आईजी नहीं थे, बाद में पता चला। उनके यहाँ पे ईंटा लगा था, बहुत नाराज़ थे। और उन्होंने, मैं दहलीज़ के अंदर पैर भी नहीं रखा तो उन्होंने बहुत ही भद्दी गालियाँ देना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कितना पढ़ी हो, कितना जानती हो, सड़क पे चली आई हो, मोदी जी के ख़िलाफ़ आई हो, योगी जी के ख़िलाफ़ आई हो। और उसके बाद उसमें से एक और थे, उन्होंने कहा कि वहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, इसके ऊपर 307 लगा के इसको जो है जेल में सड़ा दूँगा। फिर मेरे साथ जो महिला पुलिस कांस्टेबल थी, कहा कि इसको थप्पड़ मारो, तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली थप्पड़ मारे मुझे। उसके बाद वो सेटिस्फाइड नहीं थे, वो उठ के आगे आए, उन्होंने मेरा बाल पकड़ के मुझे नीचे झुकाया। खुद और पुरुष अधिकारी ने? पुरुष अधिकारी ने। और वो बाल पकड़े नहीं थे, वो बहुत बुरी तरह से खींचे थे, नोच के बाल नीचे मुझे झुकाया, मेरे पेट पे और मेरे घुटने पे लातें मारी। वो इतनी कस के लातें मारी थी कि मुझे लग रहा था शायद सांस भी आएगी कि नहीं। तो ऐसे हालत में मैं उनसे इंसानियत की उम्मीद क्या करती, कि मैं क्या कहती कि कौन अकेला है घर में, किसको फ़िक्र है मेरी। अमित शाह जी के हिंदुस्तान में मुसलमान होना क्या होता है समझ में आने लगा था। एंड देन आई केम बैक। रात को 2 बजे तक मुझे लगा मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है,
मैं नाराज़ भी थी कि कोई आया क्यों नहीं मुझे लेने, लेकिन लोग आ रहे थे, लेकिन मुझे 10 कदम की दूरी पे बैठाल रखा था और उन लोगों से कहा जा रहा था कि मैं वहाँ नहीं हूँ। और उसके बाद मुझे रात को 2 बजे मेडिकल के लिए ले जाया गया। मेडिकल पे ले जाने के बाद मैंने कहा मेरा बीपी बहुत हाई है। मैं धीरे धीरे डॉक्टर से कह रही थी मेरे घर वालों को बता दो। मैंने कहा कि मुझे देखो चोटें हैं और यहाँ यहाँ चोटें हैं देखो, और कोई महिला मिल जाए डॉक्टर या नर्स तो मैं दिखा सकती हूँ मुझे और भी चोटें। तो उन्होंने कहा नौटंकी मत करो। इंजेक्शन लगाया मुझे, एक लासिक्स का दिया, एक और दिया कोई जो बताया नहीं, एक स्ट्रेचर पे लेटाल दिया गया। फिर मुझे थोड़ी देर के बाद बहुत घबराहट होने लगी। तो मैंने कहा मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो उन्होंने एक इंजेक्शन और लगाया, कहा कि और बहानेबाजी करोगे तो सुला देंगे। तो आप किससे इंसानियत की उम्मीद करें। फिर मैं वापस आ गई थाने में। थाने में आने के बाद रात भर वैसे ही बैठे रहे हम लोग। उसके बाद सुबह करीब 11 बजे पहली बार दीपक कबीर जो हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, वो हम लोगों को ढूंढ रहे थे आम लोगों की तरह, जैसे बाकी हमारे साथी ढूंढ रहे थे। वो ढूंढते हुए आ गए महिला थाने के भीतर तक। तो वो आंदोलन पहले भी कर चुके हैं, वो लगातार ही इज़ बीन डूइंग इट। उनकी कुछ दिन पहले झड़प भी हुई थी कुशवाहा से किसी पीसफुल प्रोटेस्ट के दौरान, वहाँ पे भी वो कुछ गलत कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जैसे ही देखा उन्होंने दीपक को अंदर आते हुए, उन्होंने उनके हाथ से, उन्होंने जैसे ही कहा दीपक ने कि सदफ जाफर है, मैं उठ के खड़ी हो गई और दीपक ने मुझे देख लिया। तब तक हम पे गंभीर धाराएं लगा चुके थे। तो मुझे ये भी लगता है कि एक तो उनसे चिढ़ थी क्योंकि वो इतने दिनों से ये सब कर रहे हैं और वो पर्सनली जानता था कि वो भगत सिंह के अनुयायी हैं, उनके बारे में करते हैं, क्रांति की बात करते। तो और दूसरा रीज़न ये भी था कि उन्होंने देख लिया था मुझे, तो बाहर जाके वो और मदद ला सकते थे जुडिशल रिमांड से पहले। तो उनको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया उनको गया। भी अरेस्ट कर लिया गया, मैंने ना पढ़ा इस सिर्फ बारे में। अरेस्ट किया अरफा, उनको मारा। मारा भी। एक बार नहीं 2 बार मारा, हाथ पैर बांध के मारे, ये कह के मारा कि तुम्हारे अंदर से भगत सिंह और क्रांति निकाल दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में भगत सिंह भी शायद दंगाई है, बहुत या शर्मनाक है, आतंकवादी हैं। बहुत शर्मनाक है ये। सदफ, मैं आपसे और भी जानूंगी। आपकी कहानी बहुत दर्दनाक है कि जो हमारे आपके जैसे लोग हैं, हम समझते हैं कि शायद हमारे पास एक आवाज़ है, हम दूसरे लोगों की आवाज़ उठाते हैं, हम कार्यकर्ता हैं, आपके जैसे लोग या पत्रकार भी, कोई भी हो सकता था। यानी हम ये समझते हैं कि शायद जो लोग जेल में जाते हैं, जिनकी पिटाई होती है, शायद वो लोग नहीं होते। लेकिन ये बात अब सब तक पहुंच चुकी है। कोई भी प्रिविलेज, कोई भी ताकतवर नहीं बचा है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जो दूसरों को लीड करेगा। क्योंकि जाहिर है आपके जैसी जो महिलाएं हैं वो विमेन लीडर्स हैं। अगर उनके पर हमला हो रहा है तो बाकी महिलाएं भी अपने को बहुत असहाय महसूस करेंगी। बेहद शर्मनाक है ये। सदफ, ये बताइए मुझे कि वो लोग, जैसे मैंने कहा, कि जो गरीब बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाते हैं या जिन पर समाज के लोग ये यकीन रखते हैं, क्या आपको लगता है कि ख़ासकर उन लोगों को टारगेट करके ये भी एक संदेश पहुंचाने की कोशिश है कि आम प्रोटेस्टर्स जो फेसलेस, नेमलेस है, जिसकी वाकई कोई पहचान नहीं है, जिसको मीडिया में भी जगह नहीं मिलेगी, उस व्यक्ति को भी ये मैसेज है कि अगर आपके जो सोशल लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हम उन पर वार कर सकते हैं, तो फिर आपकी क्या बिसात है? नहीं, इन्होंने जब हमें बौखलाहट में अरेस्ट किया, जो असल दंगाई थे वो, हमारा जो वीडियो है अगर आप देखें तो उसमें हम उनसे कह रहे हैं भाई पकड़ते काहे नहीं हो। यही मेरी भाषा थी कि काहे नहीं पकड़ रहे हो, क्योंकि वो नहीं पकड़ रहे थे। आई केप्ट टेलिंग देम व्हाई आरंट यू डूइंग इट। लेकिन उनको फिर जब इतनी आगजनी हो गई, इतनी सारी चीज़ें जल गई, उसी में आप बताइए कि UPSRTC की बस भी लाके खड़ी कर दी। वो जला रहे हो तो बड़ी चीज़ें भी जलाओ, बस क्यों लाए भाई, वो तो बाद में लाके खड़ी की गई। हम लोग उसमें वीडियो, मेरे कितने ऑफलाइन वीडियोस डिलीट कर दिए हैं जिसमें फायर ब्रिगेड आई, तो मैंने कहा देर से क्यों आई है, या नहीं है तो ना? सदफ, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि ये सब जो प्रोटेस्ट को हिंसक बनाने की जो एक कोशिश हिंदू है, बनाम मुसलमान करने की कोशिश की जा रही थी CAA को लगातार। जब ये पेश किया गया है, आप याद करिए विधेयक संसद में, तो ये कह के किया गया कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली वही बात है कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है ना अरफा। डरने की तो ज़रूरत है इंडियननेस खतरे में, हिंदुस्तानियों को, आपकी नागरिकता खतरे में, मुसलमान की थोड़ी है, सबकी खतरे में। सब पेपर लेके खड़े होंगे, सबको देने पड़ेंगे। नहीं, और हमारे दर्शकों को भी हैरान नहीं होना चाहिए। वो नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में पहला कानून जो पास किया वो 3 तलाक का कानून पास किया, और बार बार
जो कानून मंत्री हैं वो खुद हैं, वो बार बार ये कहते रहे कि मुस्लिम महिलाओं के सबसे बड़े हमदर्द हैं। यहाँ पर एक मुस्लिम महिला बैठी हैं और उन्हीं की पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। क्या जुल्म उन्होंने ढाया है, जो दोहरापन दिख रहा है सरकार का कि आप 3 तलाक का कानून क्यों पास करते हैं? जब मुस्लिम महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, उसी मुस्लिम महिला, उसी समूह की एक सदस्य के साथ ये सलूक करते हैं आप पुलिस थाने में, पुरुष अधिकारियों के जरिए मारपीट की जाती है। सदफ, लेकिन ये मुझे बताइए कि मैं ये भी समझने की कोशिश कर रही हूँ कि फिलहाल जो उत्तर प्रदेश में सीए प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, सब तमाम शहरों में हो रहे हैं, सिवाय उत्तर प्रदेश में कोई खबर नहीं आ रही है हमारे पास। क्या इन्होंने बिल्कुल कामयाब तरीके से, सफल तरीके से इन प्रोटेस्ट को कुचल दिया है, क्रश कर दिया है? देखिए, उन्होंने, मैंने जैसे कह रही थी कि इसको हिंदू बना मुसलमान करने की कोशिश करी। इन्होंने दिखाया बाकायदा यूनिफॉर्म पहन के कि मुसलमान आगजनी कर रहा है, जिसको आगजनी करने के लिए उसे यूनिफॉर्म पहन के आने की ज़रूरत नहीं है, टोपी काफिया पहन के नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर आगजनी कर रहा होता। जिस तरीके से इन्होंने लगातार गोलियाँ मारी, हमें तो उन्होंने रैंडमली अपनी बौखलाहट दिखाने के, छुपाने के लिए, और कुछ करना है हमने कर दिखाया है वो दिखाने के लिए गिरफ्तार किया है। एसआर दारापुरी साहब को हाउस अरेस्ट में रखा, उसके बाद कहीं और से उनकी दिखा दी गिरफ्तारी। मोहम्मद शोएब साहब को हाउस अरेस्ट में रखा, कहीं और से दिखा दी। दीपक को थाने में पकड़ा, सबकी नज़र के सामने पकड़ा, उसको किसी मुर्गा मंडी में दिखा दी गिरफ्तारी। ये अपनी बौखलाहट छुपा रहे हैं, ये बेवकूफ़ है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं। ये पहला केस है व्हेन आई हैव एविडेंस अगेंस्ट देम एंड दे डोंट हैव एविडेंस अगेंस्ट मी। पवन राव से कहने कि धुएं में खड़े थे इसलिए हमने पकड़ लिया, हमें दिखे नहीं। अरे दिखे नहीं तो तुमने किसी को भी पकड़ लिया। बात है कि आपने क्रश किया है आंदोलन। देखिए, आपने हमारा सड़क पे निकलना क्रश किया है। हम अपनी अपनी छतों पे दिए जलाएंगे, आप हमको नारे लगाने के लिए रोकेंगे, हम गाने गाएंगे। गांधी के रास्ते पे हम तब भी चल रहे थे, गांधी के रास्ते पे हम आज भी हैं। हम आज भी पीसफुली करेंगे, हम पैम्फलेट चिपकाएंगे, हम पोस्टर्स चिपकाएंगे, हम काम करते रहेंगे। क्या ये दमन पहली बार हो रहा है अरफा? हिंदुस्तान ने कब से देखा है, कितनी बार देखा है। लेकिन शायद आपकी मेरी जनरेशन ने नहीं देखा होगा, पिछले कम से कम इमरजेंसी से पहले के दिनों में तो नहीं देखा गया इस तो तरह की शायद हरकत। ये हमारे कंधों को मजबूत करने के लिए है कि हमें यहाँ से आगे लेके जाना होगा। आप अपनी तरीके से, मैं अपने तरीके से, भाई अम्बेडकर और तमाम साथी अपने तरीकों से इसको आगे लेके जाएंगे। पॉलिटिकल ऑपोजिशन का क्या रोल देख रही हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, पॉलिटिकल ऑपोजिशन का यह है कि है, लेकिन मुझे लगता है कि वी नीड टू डू इट मोर एम्फेटिकली, और खुलेपन से करना पड़ेगा, खुलकर सामने आकर करना पड़ेगा। नवाखाली में जब दंगे हो रहे थे तो महात्मा गांधी मुसलमानों से अपील कर रहे थे और नाराज़गी जाहिर कर रहे थे कि मत मारो, और ऑन दी अदर हैंड पंजाब में हिंदुओं से कह रहे थे कि ये नहीं, जुल्म सही नहीं है। तो ये खुल के कहना पड़ेगा, मजलूम के लिए खड़ा होना पड़ेगा। प्रियंका जी लगातार जा रही हैं, आई एम नॉट सेइंग दिस एज अ पार्टी स्पोक्सपर्सन, नहीं, मैं उनको देख रही हूँ, लेकिन वो लगातार जा रही हैं। लेकिन जो अनुपस्थित नजर आ रहे हैं, लेकिन जो आप गला दबा रही है, पुलिस उनके गले में हाथ डाल रही है, उनको गला दबा रही है। आप बताइए, एबीवीपी की जब रैली प्रो सीएए निकलती है, बिना हेलमेट के एक सीट पे 3 गाना बजाती तो चालान नहीं कटता है। एक ने बैठा लिया उनको क्योंकि पुलिस दमन कर रही थी। एक बीमार औरत जिसका हस्बैंड 76 ईयर ओल्ड कैंसर पेशेंट जेल में बंद है मजलूम, और एक बीमार बीवी उसका घर में इंतज़ार कर रही है, उससे मिलने जा रही थी, दंगा भड़काने नहीं जा रही थी। और उसके ऊपर आप 6,000 रुपये का चालान करते हैं, उनका रास्ता रोकते हैं, उनको जेल में मुझसे मिलने से रोकते हैं। तो इससे क्या होगा? क्या मेरी स्पिरिट्स कम हो गई? सदफ, मैं उम्मीद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आपकी जो ये स्पिरिट है, जो संघर्ष का जज्बा है, आपकी हिम्मत है, ये जेल जाने के बाद 2 गुनी हो गई होगी, और आप हक़ की आवाज़ जो हमेशा उठाती रही हैं उसको उठाती रहेंगी, और उन लोगों का भी ध्यान रखेंगी जो आपकी तरफ देखते हैं कि शायद आप उनकी आवाज़ उठाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।